जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज 16 तारीख है और 21 तारीख को आपका पेपर है। आपके पास कुल 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अपने हिसाब से करते रहें जैसा करते जा रहे हैं, लेकिन डेली आपको लगभग आधे से 1 घंटा इस वीडियो को देना है, क्योंकि इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए। तो इसे ज़रूर देखिएगा, डेली देखना है आपको। और 20 तारीख को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक और स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, क्योंकि लिखने की टेक्निक पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो लिखना कैसे है, इस पर भी एक वीडियो आपके लिए आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। देखते जाइए, सुनते जाइए, साथ ही नोट्स भी बनाते जाइए। इसके पहले जितने भी यूनिट हैं वो मैंने एक एक यूनिट का अलग अलग वीडियो बना के शेयर किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी दिए हुए हैं, और अभी जो 5 वीडियोस आएंगे इसमें कुछ सेलेक्टेड होंगे। तो सेलेक्टेड तो देखिए ही, साथ ही आप वो वीडियो भी देखिए जो पहले मैंने यूनिट वाइज शेयर किए हैं। पूरे यूनिट के क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सब कुछ वीडियो में, एक ही वीडियो में लाके आपसे शेयर किया हुआ है। चलिए अब शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकृत गंधिता क्या है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विकृत गंधिता क्या है, दूसरा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद करना होगा, उपचयित या उपचयन की प्रक्रिया। होता क्या है, जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन हो जाता है, वो उपचयित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, और इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो आ गया समझ में ये कि जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, ये चीजें क्या होती हैं, इनका उपचयन हो जाता है। जब लंबे समय तक ये रखे रहते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। तो बस ये शब्द याद कर लीजिएगा, उपचयन, और इनका क्या हो जाता है, उपचयन की वजह से स्वाद एवं गंध बदल गया। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि को लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन हो जाता है और विकृत गंधी हो जाते हैं। इस विकृत गंधिता से बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। दो क्वेश्चन को यहाँ एक साथ लिखा गया है, इसका उत्तर आपको सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संक्षारण क्या है? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो दोनों ही क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। धातुओं का नमी, अम्ल और वायु आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आप इसमें जंग नहीं लिख देंगे कि संक्षारण जंग है। जंग संक्षारण का एक प्रकार है, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी तो आपको यही लिखना है, धातुओं का नमी, अम्ल, वायु आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं संक्षारण से बचाव के लिए। क्या करते हैं हम? तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, पेंट करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये सभी संक्षारण से बचाव के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन, वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?
तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाएगा? सीधी सी बात है, साफ उसी चीज को किया जाता है जिसके ऊपर गंदगी आ जाए, जिसके ऊपर कोई परत जम जाए। तो आपको यहाँ सिर्फ एक शब्द याद करना है, मैग्नीशियम तो पहले से लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड याद कर ले। क्या याद करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले अभिक्रिया के दौरान, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और श्वसन क्या है? तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया हमारे कोशिकाओं में होती है और श्वसन की वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये याद कर लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान हो, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये दो चीजें हो गई। संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण भी पूछ सकता है, तो आप ये उदाहरण भी लिख दीजिएगा। तो क्या हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान हो। हमको पता है दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का कुल द्रव्यमान समान हो तो वह कहलाता है वह जो समीकरण होता है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और क्यों आवश्यक है संतुलित करना? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार में चार अंतर लिखिए। अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लिखना है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित के रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो धोने का सोडा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और सूत्र होगा इसका Na2CO3.10H2O। 10H2O लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा लिखिएगा, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग क्या है? तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग है। घरों में साफ सफाई के लिए है इसका उपयोग। जलों की स्थायी कठोरता दूर करने में और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। इतनी चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। कम से कम इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। कागज, साबुन और कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको ये पूरे तीनों नहीं याद है, अब जितने नंबर का क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपसे 2 पूछा गया, तो यदि आपको याद नहीं है, सिर्फ पहली लाइन याद है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है, दूसरा साबुन उद्योग में इसका उपयोग होता है, तीसरा कागज उद्योग में होता है। मतलब इसी चीज को क्या कर सकते हैं आप, 3 पॉइंट बना सकते हैं यदि आपको याद नहीं आ रहा है। कोशिश करें कि आप ये पूरे का पूरा याद कर लें। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2 ½ H2O। इसका उपयोग क्या होता है? हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में। आपने देखा होगा जब हड्डियां टूट जाती है तो प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो क्या है, किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्तियों के निर्माण में, खिलौना बनाने में और सतह को चिकना करने में, घरों को थोड़ा सा सजाने में कह सकते हैं आप, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये उपयोग है। घरों में जो ऊपर फॉल सीलिंग होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही है।
तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका उपयोग क्या है? वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजन के लिए, नाम ही है विरंजक चूर्ण, विरंजन के लिए, ब्लीच करने के लिए। ब्लीच शब्द से आप परिचित होंगे, ये क्या है? नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीच करता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, तो ये इसके उपयोग हो गए। तो ये तीन चीजें, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आएगा तो यही उत्तर लिखना है, और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया आया है तो ये लिखना है। इसको कम से कम 10 से 20 बार आप इसका रिवीजन कीजिए, इस समीकरण का। ये देखिए समीकरण बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसके साथ देखिए यहाँ आधा है और यहाँ हमको करना है 2, तो आधे में क्या जोड़ेंगे? 1.5, 1.5 मतलब 1.5, ये H2O। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ये दोनों मिले, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर लिया, उसमें हमने जल मिला दिया, पानी मिला दिया, दोनों मिले, क्या बन गया? CaSO4 2H2O, जिप्सम बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आर्द्रताग्राही होता है। यह नमी, वातावरण में जो नमी है या जलवाष्प है, उससे क्रिया करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। तो लिख देंगे आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ अपक्रिया होती है तो यह क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। ये जिप्सम जो है कठोर हो जाता है। जब देखा होगा आपने, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो शुरू में वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल दोनों को मिलाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर लिया जाता है, उसमें जल मिलाया जाता है, और जब बाद में वो कठोर हो जाता है, जो आपको सामने दिखता है, वो वास्तव में क्या है? वो जिप्सम होता है। तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, CaSO4 2H2O। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आए तो आप इस समीकरण को भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब क्या करना है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? यह NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये बहुत अच्छे से क्लोर क्षार प्रक्रिया को भी तैयार करिए, इसको याद करिए। ये समीकरण आपको याद हो गया, समीकरण सबका याद करिए, तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं कि NaCl और 2H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी को हम कहते हैं क्लोर क्षार। यहाँ ये क्षार बन गया और यहाँ ये क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी आप ये समीकरण याद कर लीजिए तो बन जाएगा। ये क्या है? क्षार है, ये क्या है? अम्ल है। NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, दोनों को मिला दिया है आपने। इसका Na यहाँ ये प्लस है, OH माइनस है, यहाँ H प्लस है और Cl माइनस है, तो इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दीजिए, तो ये Na ये प्लस और Cl माइनस, तो क्या बन गया? NaCl, और इसका प्लस मतलब H और ये माइनस OH, दोनों को जोड़िए तो H और H H2 हो गया, O H2O, तो NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? ये लवण है और ये जल है। तो यहीं से आपको बन गया है उदासीनीकरण की अभिक्रिया की जब अम्ल एवं क्षार दोनों के बीच में क्रिया होती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे कहते हैं हम उदासीनीकरण की क्रिया। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जैसे CaSO4 2H2O
और धोने का सोडा को आपने सूत्र देखा था, उसमें भी 10:2 था, उसका भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलन का जल। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 में आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कीजिए। 5 दिन डेली मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा का मुझे नहीं लगता है कि वीडियो एक पार्ट का बनेगा। तो बस आपको 15-20 मिनट ही देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। इनको ज़रूर सुनिए, याद करिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साथ ही 20 तारीख को मैं आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।